और 8 लाख रुपए का बैंक पे लोन करना। अब जो 8 लाख रुपए की चीज़ है, सिर्फ आप लोग और बैंक उस तक ही सीमित हैं। उससे ज़्यादा मतलब बैंक आपसे पूरे 20 लाख के बारे में बात नहीं करेगा। होता यही है, होना यही चाहिए मगर होता नहीं है ऐसा, है ना। होना यही चाहिए मगर होता नहीं है, कई बार अड़चनें आ जाती है। तो उसके बारे में मैनेजर साहब हैं, ये आप लोगों को थोड़ा बता देंगे। मैनेजर साहब की बात हो जाएगी, फिर अपन बाद में सही है, सही ओके सर। राम राम सर, राम राम। पहले तो आप लोगों से जानना चाहूँगा, आप लोग सभी अजमेर से हैं या अजमेर के आसपास के गाँव या कहाँ से, अजमेर के बाहर से? अजमेर से भी है, कुछ बाहर से भी है। बाहर से भी है, बाहर से भी ज़्यादातर अजमेर ही। बाहर से ज़्यादा है। 60% अजमेर से है, 40% बाहर से। देखो क्या होता है कि इसको अच्छी चीज़ है, बैंक और गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट कर रही है, 50% तक सब्सिडी दे रही है। इसी तरह बैंक भी आ गए हैं आप लोगों को फाइनेंस करते हैं। ज़्यादातर अड़चने आती है लोगों की सिविल में। क्या होता है कि आपने पहले कोई लोन ले रखा है, छोटा मोटा ही ले रखा हो, पर उसको गलती से नहीं भर पाए, अगर वो खाता खराब हो गया, सिविल खराब हो गया, उस केस में लोन रिजेक्ट होता है। तो सबसे पहली चीज़ तो अपना कोई पुराना लोन हो तो कोशिश करके उसको कंप्लीटली अच्छे से सिविल अच्छी रहे, ठीक है। दूसरी चीज़ आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो पूरी क्लियरली सबमिट करें। आधी अधूरी डॉक्यूमेंट में ये चीज़ें। उसके अलावा जिस जगह आप लगाए हुए हैं जो एग्रीकल्चर लैंड है, किसके नाम है, अगर खुद के नाम है बढ़िया है, परिवार के सदस्य है उसमें भी मदर फादर, उसके अलावा कोई नहीं चाहिए, नियर रिलेटिव मदर फादर के अलावा नहीं, उनकी लैंड मिल जाएगी। उसके अलावा बैंक सिक्योरिटी में बैंक देती है 2 चीज़ें। अगर किसी आदमी के पास सिक्योरिटी नहीं है उसका भी लोन हो सकता है। उस केस में क्या होता है कि फीस लगती है, जिसे CGTMA से फीस कहते हैं, जो गवर्नमेंट को पे करनी है, वो कस्टमर के खाते से कट सकता है। जिसके पास सिक्योरिटी नहीं है वो ये फीस भर के बिना सिक्योरिटी करे भी लोन ले सकता है। उसकी लोन के अमाउंट के साथ, जैसे 10 लाख का लोन है उसकी फीस अलग रहेगी, 20 लाख का लोन तो उसकी अलग रहेगी। CGTMA से फीस बोलते हैं, CGTMA। एक तरीके से इसको इंश्योरेंस की तरह समझते हैं कि भाई जो आदमी प्रॉपर्टी CGT सालाना फीस पे करके भी लोन लेता है। दूसरी चीज़ है किसी के पास प्रॉपर्टी के रूप में सिक्योरिटी है तो बैंक कहती है जितने का लोन है, जैसे मान के चलो 10 लाख का लोन है तो उसका 40% यानी 4 लाख की सिक्योरिटी आपको होगी। जैसे मकान हो गया, उसका पट्टा हो गया, ऐसी चीज रखते भी आपको किस्त ना होता है, किस्त फीस होगी। इसके पास सिक्योरिटी है तो वो अपना मकान भी रख सकता है, सालाना फीस देने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। दूसरी जिसके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, भाई मेरे पास तो केवल एग्रीकल्चर लैंड है, मैं फिर भी लोन लेना, उसका भी लोन हो सकता है। जिसकी सालाना फीस होती है, जिसको CGTMA से बोलते हैं, तो सालाना भर के भी आप लोगों की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। ये परेशानियाँ ज़्यादातर लोगों के साथ आती है कि सभी लोगों के पास एग्रीकल्चर लैंड होती है, मगर कोई जैसे मकानों में वगैरह तो क्या होता है, पट्टे होते हैं लोगों के पास जनरली, तो पट्टे मानती नहीं है बैंक। दूसरी बात क्या, जमीनों के जैसे जमाबंदी वगैरह सब चीज़ होती है, जमीन के नाम भी होती है, तो क्या एग्रीकल्चर लैंड पे भी उसकी सिक्योरिटी, उसके पेपर जमा करा के भी सिक्योरिटी के रूप में क्या वो मान्य है, क्या और बैंक दे सकती है उसको? एग्रीकल्चर लैंड को सिक्योरिटी एक्सेप्ट नहीं करती। वो एग्रीकल्चर लैंड के केवल आप जहाँ प्रपोजल लगा रहे हो वो उस पर बैंक पेमेंट कर सकती है। सिक्योरिटी के रूप में आपको सपने से यानी पट्टे वाली जमीन एक्सेप्ट करती है। पट्टे में भी किसी का इशू हो जाता है, जैसे पट्टों में नहीं किसी कस्टमर्स के, और ऐसी जगह पट्टा है जहाँ रोड नहीं जा रहा है, उस प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट नहीं करते उस केस में। लेकिन उस पट्टे में इशू आता है, कभी लोन डिस्प्यूट हुआ तो बैंक प्रॉपर्टी बेचने जाएगी या कुछ करेंगे तो उसका कोई खरीदार नहीं, ऐसी प्रॉपर्टी एक्सेप्ट नहीं करती।
और सबसे अच्छी चीज़ है इसमें प्रॉपर्टी नहीं है, तो सीधे की फीस होती है, उसको पे करके भी कस्टमर लोन ले सकता है। क्या परसेंट उसको अलग अलग लोन का कितना परसेंट 0.25 रहती है 10 लाख का, और 20 लाख का होगा 0.35 रहती है, वो सालाना पे करनी पड़ती है कस्टमर को। गवर्नमेंट गारंटी लेती है उसकी, तो उसका वो कस्टमर भी लोन ले सकता है। कैसे सर, एक बार वापस रिटर्न समझाना इसके बारे में। किस चीज़ का? ये जो अभी आप बता रहे थे सिक्योरिटी के बारे में, वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जैसे 0.25 लगा लो उसका, लगभग मान के चलो साल निकला 4-5 हज़ार रुपये लगभग फीस है, वो सालाना पे करनी पड़ती है। तो आपको सिक्योरिटी के रूप में पार्ट टाइम देना पड़ेगा, मकान के कागज नहीं देना पड़ेगा। अच्छा हाँ, एक रफली आएगी, वो डिपेंड करता है जो कितना हुआ है आपका, 10 लाख है, 20 लाख है, 15 लाख है, उसके हिसाब से अलग है सालाना का। 20 लाख के लोन 20 लाख का लोन होता है आपके 20 लाख का प्रोजेक्ट है, उसका लोन 8 लाख का ही है, तो 8 लाख के बारे में बात करवा। 8 लाख का लोन हुआ तो उसमें सर कितनी फीस देनी होगी? 5000 हो गया 0.25 0.25 दे सकते हैं। कोई भी नहीं कर सकती है। वो भी बैंक करते हैं। सर ये प्राइवेट व्यक्ति ऐसी हाँ बिल्कुल, प्राइवेट बैंक में बताऊँ। ये अपने एसबीआई बैंक से हैं मैनेजर साहब, अपने बैंक के बारे में बता रहे हैं, बाकी बैंकों के बारे में बताऊँ। मैं हेड ऑफिस क्वेश्चन वैशाली नगर से। बिल्कुल वहाँ से भी लगेगा, पूरे अजमेर में कहीं से भी। क्या नाम सर, नाम क्या आपके सर? हमारे अजमेर की और एड्रेस दे दो। एसबी हमारे गांव में एसबीआई की ब्रांच है सर, बड़े जाओ। अरे यूको बैंक से भी यार। किसी का लोन चल रहा है लेकिन सही चल रहा है, ऐसा नहीं उसमें कि इसमें ड्यू सेटलमेंट करा जाएगा। क्या होता है सर, सिविल में पुराने लोन कस्टमर ने सेटलमेंट करा दिया, सिविल खराब है, इस चक्कर से भी लोन रिजेक्ट है। कई समूह में लोन चलते हैं लोगों के। 700 भी बहुत अच्छी है। और सुबह हमारी बस सिविल में ड्यू नहीं होना चाहिए, जैसे मेरा कोई लोन चल रहा है, कोई किस्त ड्यू चल रही है 2-3 महीने से, वो नहीं होना चाहिए। कोई पुराना खाता सेटलमेंट करा सर, एक जैसे 650। सर जैसे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो अपने खेत होते हैं उनके अंदर बैंक से केसीसी करवाते हैं, अगर आगे उस बंदे के केसीसी चल रही है वो गोट फार्मिंग के लिए अगर लोन लेना चाहे तो वो अवेलेबल होगा कि नहीं होगा? जिस जमीन पे केसीसी का लोन चल रहा है ना, हाँ। उस पे आप गॉड फार्मिंग का काम नहीं कर सकते। हाँ वही तो। नियम अनुसार ये है, आपने जिस जमीन पे केसीसी का लोन लिया तो उसको खेती बाड़ी करवाएं। अच्छा, ठीक है, अगर उसी जमीन पे गॉड फार्मिंग वाला लगा तो पहले केसीसी का लोन बंद कर, वो क्लियर कराना पड़ेगा। वो क्लियर कर, क्योंकि बैंक में पैसा आपको खेती बाड़ी करने के लिए दिया, अब उस पे आप गॉड फार्मिंग करो तो गलत है। सही है। पहले वो लोन क्लियर करवाना, उसके बाद गॉड फार्मिंग वाला लोन। हाँ बिल्कुल चल जाएगा, आपको जो भी एक बार ये सब चीज़ें मैं आपको स्कीम के बारे में बताता ना तब बताता, मगर ये मैनेजर साहब आगे इसे बता देता हूँ। असल में ये जो स्कीम है, इस स्कीम में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास ज़मीन है वो भी कर सकते हैं और जिनके पास ज़मीन नहीं है वो भी कर सकते हैं। कैसे? जिनके पास ज़मीन नहीं है वो लीज डीड बनवा के किसी से भी, मतलब जरूरी नहीं परिवार वालों, परिवार के बाहर से भी लीज डीड बनवा के उस लीज डीड के ऊपर उस जमीन पे काम कर सकते हैं, ये स्कीम चला सकते हैं। शर्त ये रहेगी कि लीज डीड जो आप करवा रहे हैं वो लीज डीड रजिस्टर्ड करानी होगी और कम से कम 7 साल की लीज डीड करानी होगी। और इसमें ये भी प्रावधान है कि यदि आप जैसे पति पत्नी हैं या बाप बेटे हैं, ये लोग आपस में, मान लो बेटा है, बाप के नाम पे जमीन है, तो वो जो लीज डीड होगी या पति पत्नी, मान लो पत्नी के नाम पे पति दे रहा है, लीज डीड करवा रहा है, इन दो स्थितियों में विशेषकर आपको लीज डीड जो है वो रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं होगी, कराने से काम चल जाएगा। रेंट एग्रीमेंट से लीज डीड का मतलब होता है किराया नामा। हाँ किराया।
तो इस तरीके से बैंक का इसमें कोई रोल नहीं है इस स्कीम में। इस स्कीम को पास करने का रोल हमारे डिपार्टमेंट का है, वो हम करेंगे पास। बैंक का रोल सिर्फ आप लोगों को लोन देने तक का है। लोन देने के उस चीज़ के अंदर क्या क्या जरूरत होती है, क्या क्या नियम कायदे होते हैं, वो ये मेरे साथ देखो लगभग अगर 25 लाख तक का कोई लोन लेता है तो 10% मार्जिन कस्टमर है। 25 लाख तक के लोन पे 2.5 लाख रुपये कस्टमर को, ठीक है। अगर इसके ऊपर का लोन रहता है 25 से 50 लाख तो 15% का मार्जिन सब्सिडी आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। हाँ वो तो बैंक जैसे बैंक ने लोन कर दिया आपका 10 लाख, बाकी का आपका मार्जिन मिलाओगे आपका, उसके बाद बैंक से बैंक को पेमेंट करेंगे, जिससे आप उसका करना पाओगे, जिससे आप परचेज करोगे तो और उनको पेमेंट आपका मार्जिन भी आपको मिला। स्टार्टिंग में नहीं जमा कराना, प्रोसेस हो जाएगा। आज बैंक कहिए कि भाई मैं लोन का पैसा देंगे, बाकी का पैसा आपको एक मिनट सुन लो मेरी बात, मैं आप लोगों को सरल भाषा में बताइए। होता क्या है कि 3 चीज़ें होती है, कोई भी अपना प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, 3 चीज़ें क्या होती है। एक तो टोटल प्रोजेक्ट है 20 लाख का, 20 लाख से बता रहा हूँ। उस 20 लाख के प्रोजेक्ट में 3 आइटम है। पहली तो चीज़ ये है कि आपकी सब्सिडी छूट कितनी है, 50% यानी 10 लाख रुपये। मुझे क्लियर, उसकी गारंटी आपको चिंता नहीं करनी, ना गारंटी देनी आपको सरकार देगी। दूसरी चीज़ होगी आपकी हिस्सा राशि। हिस्सा राशि होगी आपकी जो है 10%, यानी कि 20 लाख का 10% क्या होगा, 2 लाख। 2 लाख रुपये का हिस्सा राशि है, वो आप अपनी तरफ से लगाएंगे उसके अंदर। बचा कितना, 8 लाख रुपये। 8 लाख रुपये का बैंक करेगा लोन। तो मैनेजर साहब ये कह रहे हैं कि आप अपनी 8 लाख का लोन ये देंगे और जो हिस्सा राशि है आपकी वो आपको अपनी तरफ से लगानी है। और वो हिस्सा राशि जो है जब ये लोन आपका पूरा फाइनलाइज हो जाएगा, जब पैसा आपको देने लगेंगे, तब आपसे लेंगे कि भाई आपकी हिस्सा राशि को लाओ, ठीक है। कुछ बैंक वाले उसको जमा करवाते हैं और वो जो जमा होगा वो आपके स्वयं के खाते में होगा, और कुछ बैंक वाले नहीं भी जमा कराते क्योंकि आपकी हिस्सा राशि आपको ही लगानी है, आप 8 लाख रुपये ले लो, ठीक है। अलग अलग बैंकों का अलग अलग सिस्टम है। जैसे मैनेजर साहब ने बताया, इनका बैंक वाले कह सकते हैं कि भाई आप अपनी हिस्सा राशि जमा करेंगे, जमा करेंगे आप स्वयं के खाते में ही करेंगे, किसी दूसरे खाते में नहीं करना, और वो आपके स्वयं के खाते में ही लोन वाली राशि ये डाल के देंगे। आगे बात क्लियर होगी आप लोगों को? हाँ जी। ये बात कहना चाहते हैं, पहले होगी बात क्या चीज, सारी प्रक्रिया पूरे होने के बाद होगी, पहले से कुछ नहीं होगा, प्रक्रिया पूरी होगी वो मैं बताऊंगा। अभी आप इन चीज़ों में मत जाइए। आपको जो मैनेजर साहब जो लोन वाला पार्ट है उसके बारे में क्या कह रहे हैं वो समझ लीजिए। स्कीम मैंने क्या आप लोगों को बताई नहीं कुछ भी, ठीक है ना। स्कीम के बारे में अपन ने बात ही नहीं करी है, मगर ठीक है ये मैनेजर साहब आ गए तो अपन उनसे वो लोन के बारे में जो वो वाला पार्ट है वो समझ लेते हैं और वो नोट कर लीजिए आप लोग के पास कागज पेन है ना। जरूरी कागज बता देता हूँ आपको, जो बेसिक चीजें होती है वो क्या क्या चीजें की जरूरत है। सबसे पहले शुरुआत होती है आधार कार्ड, पैन कार्ड। आधार कार्ड, पैन कार्ड सबसे जरूरी। दूसरी चीज, जिस जगह लगा रहे हो उसकी जमाबंदी, किसके नाम है वो, खुद के नाम है तो एडिशनल कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं, किसी और के नाम है तो लीज है, लीज जैसे सर ने बताया रजिस्टर्ड लीज डीड चाहिए होगा, ठीक है। दूसरा, अगर आप कोई सिक्योरिटी दे रहे हो, किसी मकान का पट्टा दे रहे हो, उसकी कॉपी चाहिए होगी, पंचायत से एनओसी चाहिए होगी कि आप उस जमीन पे ये प्रोजेक्ट लगा रहे हो तो पंचायत। देखिए मैं पॉइंट क्लियर करता हूँ। अपने जो भेड़ बकरी पालन है इसके अंदर अपने को एनओसी की आवश्यकता नहीं होती है। अपने को एनओसी की आवश्यकता होती है यदि अपन सूअर पालन करते हो तब एनओसी की जरूरत होती है। पोल्ट्री फार्मिंग अपन कर रहे हैं, पोल्ट्री का लगाते हैं तब एनओसी की जरूरत पड़ती है पंचायत से। बाकी भेड़ बकरी पालन में एनओसी की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है।
अपन गाय में कोई करना अपन तो वैल्यू डिपेंड करती है, वैल्यू कितनी है गज से नहीं होता। 200 गज की कम वैल्यू हो सकती है और 200 गज की ज़्यादा वैल्यू नहीं होती। डिपेंड करता है वो कौन सा एरिया में कहाँ। जैसे आपका 8 लाख का लोन है तो उसकी कीमत 8 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए, बस इतना मान के चलिए आप। नहीं ये जरूरी नहीं है, पर वैल्यू इतनी जरूरी नहीं है। मतलब मानना चलो 61 लाख को बना लो लोन तो घंटे कोई जमीन ही बनी। बोलना था कि मैं 60 लाख को ले रहा लोन में जमीन ही बनी 61 लाख को लोन देने में कर तैयार है घंटा करोगे 8 लाख के बारे में समझाइए। तो लगभग 1 करोड़ का जब होगा यार 500 बगने में 1 करोड़ बना प्रोजेक्ट में 1 करोड़ 25 लाख हो जाएगा। मकान बना हुआ है उसकी वजह तो थोड़ी देर बढ़ेगी ना। हाँ पूरा वो बैंक बना मिनिमम कम से कम इतनी है। सारा टेंशन बढ़ दी है एक दो। ठीक है, अगर किसी के पास पट्टा नहीं है लोन ले रहे हैं तो सीई के भी फीस होती है, उसके लिए आपको सोचने की कोई नहीं। एक रिटर्न रिक्वेस्ट देनी है कि साहब मेरे पास पैसे से पट्टा नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, सालाना फीस इसके रूप में काटना है, बस कुछ नहीं। ये चीज। दूसरी बात कोटेशन, जहाँ से आप खरीदोगे जानवर वगैरह वो आपको उसका कोटेशन चाहिए। इसके अलावा बैंक इस केस में फाइनेंस करती है, जैसे आप 3 शेड लगा रहे हो उसके लिए पूरा सेटअप हटाकर बिल बुक जरूरी नहीं आपको जानवर जैसे अपन उसके आप अलावा मान जो पूरा सेटअप पे है उसके लिए भी होगी। तो सर ये जो आप कोटेशन मांग रहे हो बंद करेंगे बिल बिल और आपको जा कि सब चीज़ों के लिए भी लोन दे सकते हैं। तो आप लोगों को ये सब 20 लाख डोगरा आ जाइए बिल बुक पर पढ़िए सब टेंशन मत लाए 1 लाख मांग डाल बात है ना। बकरों की कीमत 15,000 के आसपास, बकरी चाहिए 5, 15,75 और बकरी चाहिए 12 लाख 1 लाख है 12 लाख। तो ये लगभग 13 लाख हो गया। बचा हुआ 7 लाख किस काम आएगा? वो इसी काम के लिए, शेड वगैरह के लिए और इन सब चीज़ों के लिए। तो आपके इस प्रोजेक्ट में सारी चीज़ें शामिल हैं, ठीक है। तो ये वो चीज़ों के लिए भी आपको लोन मिल रहा है। और इसमें ये होता है, जैसे मैनेजर साहब ने भी बताया कि जैसे आपको आपका जो लोन का हिस्सा है प्लस साथ में जो 2 लाख रुपये आपकी खुद की हिस्सा राशि दोनों मिला के 10 लाख, तो 10 लाख हो गया 50%। पूरा 20 लाख का 50% हो गया, ठीक है। सारी समझ में बात। अब उस 50% आपके हाथ में है। जब इन्होंने स्वीकृति दे दी कि भाई आपका स्वीकृत कर दिया, हमने सहमति दे दी बैंक ने कि ठीक है हम कर देंगे, तो 50% अमाउंट आपके हाथ में है। उस 50% अमाउंट से आपको 25% काम करके बताना है। 25% काम क्या होगा? जो हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के देते हैं उसमें 25% काम होता है आपका शेड बाड़ा जिसको बोलते हैं अपन, है ना। वो शेड बना के आप देंगे, वो 25% काम हो जाता है। उसका इंस्पेक्शन होगा, वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद उसकी रिपोर्ट ऑनलाइन जाएगी, तब आपका सब्सिडी वाले अमाउंट का प्रोसेस चालू होगा। जी सर। मैं बता देता हूँ आपको होता क्या है कि ये मैनेजर साहब के सामने बात करने की नहीं है, मगर जो चीज़ है प्रैक्टिकली वही बात करेंगे अपन। मतलब अपन गलत बात नहीं करते इसके अंदर। ये भी सही बात है कि आप 100 बकरियाँ किसी एक जने से ले नहीं सकते, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो इस तरह का मान है, पहली बात तो 100 बकरियाँ किसी एक जने के पास मिलना ही बड़ा मुश्किल है। जी सर किसी से 10 ले लो, किसी से 12 ले लो, किसी से 15 ले लो, किसी से 25 ले लो, यही होता है। तो उसमें भी देखो रास्ता निकालना पड़ता है, काम करना है। हालांकि मैनेजर साहब के सामने कहीं नहीं चाहिए, मगर कहते हैं कि प्रैक्टिकल बात है। और आ जाइए समझा आ जाइए 500 पहले देते हैं टेंशन नहीं होता। काका तुम्हारा पक्का मित्र हो, हमारा पक्का मित्र हो। टेंशन मत, ताकि 25 लाख को नाको फिट है, टेंशन मत लो। उम्र 2 भी का नाम होना चाहिए। मस्त रहो, कर दें ताकि जुगाड़ में।
बूढ़ा कौन बैठे बैठे खाइए, 2 छोरा राग लीजिए। मंगाई के 2 छोरा राग लीजिए, आराम घर बैठ खाइयो। सर आगे बताओ अब आप डॉक्यूमेंट के बारे में। आधार कार्ड, पैन कार्ड, जमाबंदी, रेंट एग्रीमेंट, कोटेशन। कोटेशन हो गया, ठीक है। अगर शेड वगैरह बना रहे हैं तो भाड़ा हमारा तो एस्टीमेट माप चो मतलब जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी उसमें आएगा कि भाई इतने का खर्चे में ये कंस्ट्रक्शन बन रहा है, ये शेड बन रहा है, वो डिटेल है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट इसको देखो प्लीज, मैंने आप लोगों को ये बता चुका, बना हुआ इन्होंने पूछा था, बना हुआ काम नहीं है, वो सक्सेस नहीं है। ये सब नहीं चलेगी, आप वो बातें मत करोगे। हम जितनी बातें बता रहे हैं ना उतनी सुनिए। आपको जो क्वेश्चन करना है बाद में मेरे से करना, अभी नहीं, पहले नहीं करना। बैंक फिर भी कहते हैं कि आप एस्टिमेट बनवा के रखो, ठीक है। क्यों कहती है बैंक? उसके पीछे कारण है कि ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है कॉमन, ठीक है। और जो एस्टिमेट जो होता है वो एस्टिमेट हर जगह के हिसाब से अलग अलग होता है, हर जगह अलग अलग रेट होती है, ठीक है। मजदूरी की रेट अलग होती है, माल की रेट अलग होती है। इसलिए बैंक कहता है कि आप जो भी शेड बनवा रहे हैं उसका एक एस्टिमेट बना के दीजिए। बैंक वाले इसको मना नहीं कर रहे, सही है कह रहे हैं, मगर इसके आधार पर वो नहीं देंगे आप कभी भी। ये मान के चलिए आपसे कहेंगे कि आप ठीक है जिससे शेड बनवाए उसे एक एस्टिमेट बनवा के लाते हैं, तो सब तो क्या करना है आपको ध्यान बस नहीं रखना है कि जितना इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में रेट दे रखी है उस हिसाब से आप उसी रेट के अंदर अंदर उसका एस्टिमेट बनवा के और आप बैंक में दे सकते हैं, मगर एस्टिमेट देना जरूरी रहेगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे 500 रुपये में मेरे यहाँ 2 किलो आटा 10 किलो आटा है, किसी दूसरे एरिया में जाकर वहाँ 12 किलो आटा है, किसी एरिया में जाकर वहाँ 8 किलो आटा है, तो वैल्यू के हिसाब से अलग अलग चीज़ें हैं। इसलिए एस्टिमेट जरूरी है। और एस्टिमेट वो बनाता है जो बैंक का पैनल में वैल्यू होता है।